गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि जियोग्राफी भूगोल का है। और हमने अपने पहले वीडियो में देख लिया था कि कैसे हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल के बारे में और सभी ग्रहों के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आप वीडियो ना देखे हों तो उसे जा कर के देख लें। आज दोस्तों हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियाँ, देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पे, ये तो हम लोग जानते हैं कि चलती रहती है, घूमती रहती है। तो उसी गति के बारे में और वो कैसे दिन रात होता है, उसी गति के कारण ज्वार भाटा आता है, उसी गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, उसी गति के कारण हमारा साल बीतता रहता है, उसी गति के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। तो वही सब हम लोग देखेंगे आज के भी इस वीडियो में। देखिए पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी जो है हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसकी दो गतियां हैं, घूर्णन अथवा दैनिक गति। एक तो देखिए अपने अक्ष पे घूमती रहती है हमेशा, और दूसरा है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। पहला कि वो अपने अक्ष पे भी घूमती है, दूसरा वो परिक्रमा भी करती रहती है। अब जैसे लट्टू को आप देख लेंगे तो लट्टू नाचता रहता है अपने स्थान पे भी घूमता रहता है और आगे पीछे भी चलता रहता है। तो वही है। देखिए दोस्तों, घूर्णन गति के बारे में हम लोग देखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू के समान घूमती रहती है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो अब लट्टू के समान घूमती रहती है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ग्लोब बना रहा हूँ, इस तरह से मान लीजिए एक ग्लोब है। ठीक है, एक ग्लोब बन गया। तो ये जो पृथ्वी यहाँ पे है ये घूमती रहती है, चक्कर काटती रहती है लट्टू के समान। ठीक है, जिससे पृथ्वी का घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन गति इसी को कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। देखिए परिक्रमण और परिभ्रमण मैंने आपको अंतर बताया था कि परिक्रमण क्या होता है। परिक्रमण देखिए जो सूर्य की वो परिक्रमा करती रहती है साल भर में, वो 365 दिन में वो आपका परिक्रमण है। लेकिन जो अपने अक्ष पे घूमती रहती है, एक स्थान पे ही घूमना, जैसे दिन रात होते हैं, उसे परिभ्रमण कहते हैं। यहाँ है परिभ्रमण। ठीक है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। ये गति हमारा क्या है कि दैनिक गति है। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। देखिए मध्याह्न रेखा जो है उसके ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर, मतलब उत्तर की दिशा में 2 बार गुजरने की बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। देखिए इसको समझने के लिए कह रहे हैं, पृथ्वी का जो मध्याह्न रेखा है, मध्य से जो ये रेखा जाती है, इसको क्या कह रहा है कि निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार जब ये गुजर जाएगी, एक बार एक चक्कर लगा ली, फिर दूसरा चक्कर लगा ली, तो इसी को हम लोग नक्षत्र दिवस कहते हैं। एक बार पृथ्वी जब घूम ली तो दोबारा जब उसी स्थान पे आके से दोबारा घूमने लगती है तो उसे नक्षत्र दिवस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस अवधि इसकी अवधि 23 घंटे 56 मिनट होता है। जैसे जिसके कारण हम लोग का दिन रात होता है। जैसे एक स्थान से आ गई, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है और ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ से चला, ठीक है, ये घूम करके फिर इसी स्थान पे आ गया।
ठीक है, तो इसे नक्षत्र दिवस कहते हैं, मतलब एक दिन हो गया। इसकी अवधि 23 घंटे 56 मिनट होता है। जब सूर्य की गति को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। देखिए, जब हम मान लेते हैं कि सूर्य गतिहीन नहीं है, सूर्य भी तो अपनी अक्ष पे चक्कर लगाता रहता है, लेकिन मान लेते हैं कि सूर्य गतिहीन नहीं है, ठीक है, उसकी परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। मतलब 23 घंटे 56 मिनट में तो पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि 24 घंटे का एक दिन रात होता है, तो उस वक्त हम लोग सौर दिवस कहते हैं और उसको 24 घंटे में मापते हैं। परिभ्रमण अथवा वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग में 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे तो भी घूमती रहती है, लेकिन एक अंडाकार मार्ग, देखिए ये अंडाकार मार्ग है, इस तरह से चक्कर लगाती है सूर्य का। यहाँ मान लीजिए सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहते हैं। जो ये अंडाकार मार्ग है, इसको भूकक्षा कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिभ्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको परिक्रमण बताया था, परिभ्रमण और परिक्रमण, ठीक है, परिभ्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। देखिए सूर्य है और इस हिसाब से चक्कर लगाती रहती है। तो यहाँ क्या होता है कि जब सूर्य से निकटतम दूरी पे एक समय ऐसा आएगा ना कि निकट हो जाता है, पृथ्वी से बहुत ही निकट हो जाता है, निकटतम दूरी को उपसौर कहते हैं। और जब ये अधिकतम दूरी हो जाती है इसकी पृथ्वी से इसकी अधिकतम दूरी हो जाती है तो भी इसे अपसौर कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य की निकटतम दूरी पे होती है तो उपसौर कहलाता है। इसे 3 जनवरी को होता है। निकटतम जब ज़्यादा निकट होता है तब की ये बात है। जब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को सबसे नज़दीक आ जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 3 जनवरी और 4 जुलाई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और हम लोग देखेंगे आगे इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। देखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो ये होता कैसे है इसको हम देखेंगे। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाती है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी आगे लिख देता हूँ, पृथ्वी बीच में है और ये सूर्य है, ठीक है। तो यहाँ से इसके बीच में पृथ्वी आ गई तो यहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच पाएगा, तथा पृथ्वी का छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। पृथ्वी जैसे अब देखिए किसी चीज़ की छाया जब पड़ेगी तो उस पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यही स्थिति हमारा चंद्र ग्रहण कहलाती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। पूर्णिमा जब अमावस्या और पूर्णिमा 2 टर्म होते हैं, आप लोग जानते होंगे। पूर्णिमा क्या होता है कि जब चंद्रमा पूरा हो जाता है तो उस स्थिति में, ठीक है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तथा पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े।
देखिए अब यही उल्टा हो जाता है, यहाँ पे ए आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा कि इसका छाया इस पे पड़ने लगेगा। ठीक है, सूर्य की स्थिति तब बनती है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ने लगती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। अमावस्या बहुत मतलब, जैसे अब देखिए अमावस्या क्या है कि जब इधर आ जाएगा ये चंद्रमा, तो यह एक तरफ दिखाई देता है सूर्य के साइड चमकीला, लेकिन पृथ्वी के साइड में जो होता है वो अंधेरा होता है, तो उसी को अमावस्या कहते हैं। इससे प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए कि प्रत्येक मतलब ऐसा तो, जैसे कि जब जब अमावस्या होता है मतलब और पूर्णिमा, तो हम लोग सूर्य ग्रहण लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? अब इसको मैं आगे चल के समझा रहा हूँ। क्योंकि देखिए क्योंकि चंद्रमा को अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। चंद्रमा क्या है कि अपने, क्योंकि चंद्रमा को अपने अक्ष पे 5 डिग्री झुका हुआ है, जैसे कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो लेकिन चंद्रमा भी अपने अक्ष पे 5 डिग्री झुका हुआ है। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पे परिक्रमण पर पथ पे पहुंचते हैं, तो उस समय चंद्रमा अपने अच्छे झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है। ठीक है, देखिए जैसे पृथ्वी हमारा थोड़ा सा झुका हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारा चंद्रमा भी 5 डिग्री झुका हुआ है। जब चंद्रमा एवं पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिभ्रमण पथ पर पहुंचते हैं, तो उस समय चंद्रमा अपनी अच्छे झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है। देखिए जब पृथ्वी और चंद्रमा अपनी एक जगह पे जब पहुंचेंगे तो थोड़ा सा वो आगे निकल जाएगा, तो उसमें चंद्र ग्रहण नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ये जो बताया मैंने कि 5 डिग्री पे अपने अक्ष पे झुका हुआ है, तो उसके कारण क्या होता है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी अपने एक स्थान पे आते हैं, तब तक वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। ठीक है, तो उस समय चंद्रमा अपने अच्छे झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है। एक वर्ष में अधिकतम या 7 बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की उत्पन्न स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि सिर्फ 7 बार ही हो सकता है, 7 टाइम। क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो उससे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति नहीं बन पाती है। अब देखिए चंद्र ग्रहण के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है कि यहाँ पे पृथ्वी है और चंद्रमा है। तो जब यहाँ पे पृथ्वी आ गई तो इसकी रोशनी इस पे नहीं पड़ पाएगी, पृथ्वी की छाया इस पे पड़ेगी। ठीक है, चंद्रमा पे, तो ये चंद्र ग्रहण हो जाता है। और सूर्य ग्रहण में क्या है, सूर्य ग्रहण में क्या है कि सूर्य हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य पे अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो अब बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब दिन रात का छोटा बड़ा होना कैसे होता है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, कि दिन रात छोटा बड़ा कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि अभी देखेंगे कि आप अरुणाचल प्रदेश में और हमारा जो गुजरात में है, वहाँ से टाइम का डिफरेंस तकरीबन 2 घंटे का है। ठीक है, तो कहीं पे हमारा दिन बहुत बड़ा होता है, कहीं पे दिन बहुत छोटा होता है। तो उसके कारण भी यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी न होती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। जो 23 डिग्री हम बता रहे हैं, 23.5 डिग्री, वो जो अपने अक्ष पे झुकी हुई है, तो उसके कारण ही हमारा दिन रात छोटा बड़ा होता है।
इस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े और रातें छोटी होती। इस अगर पृथ्वी हमारा क्या है कि अगर परिक्रमा न करती, मान लीजिए सूर्य की एक स्थान पे रहती, अपने अक्ष पे ही घूमती रहती, तो क्या है कि उसमें दिन हमेशा, क्योंकि रोशनी एक साइड पे बहुत ज़्यादा पड़ती सूर्य की, तो वहाँ पे दिन बहुत बड़े होते और रात जल्दी जल्दी घूमने लगता ना एक स्थान पे, तो रात मतलब छोटे होने लगते। जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। जैसे दो गोलार्ध हमारे हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है, उस तरह से। परंतु विषुवत रेखी भाग को छोड़ छोड़ विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की अवधि के अंतर पाया जाता है। ठीक है, जो विषुवत रेखी भाग को छोड़ के विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा में सदैव दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि इसी प्रकाश वृत्त हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अतः विषुवत रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता रहता है। ठीक है, ये चीज़ है। ये विषुवत रेखा जो है हमारा, एक भूमध्य रेखा है, एक विषुवत रेखा है। तो भूमध्य रेखा क्या है कि वो पृथ्वी को बीचों बीच बांट देता है, और विषुवत रेखा हमारा लंबवत होता है पृथ्वी से। तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि वहीं पे सबसे ज़्यादा हमें मिलता है रोशनी, दिन हमारा मतलब बराबर होता है। और क्योंकि ये प्रकाश वृत्त हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक, अतः विषुवत रेखा को आधे भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता है। जो विषुवत रेखा का आधा भाग है उसमें हमेशा प्रकाश मिलता ही रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है। 21 मार्च से जो समय है, जैसे मान लीजिए जो होली के आसपास का जो समय है, और 23 सितंबर जो आता है, उसमें क्या है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक समय तक। देखेंगे कि जो हमारा मार्च से और सितंबर तक का समय है, उसमें हमारा दिन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अभी हमारा मान लीजिए कि ये सितंबर ही चल रहा है, 23 सितंबर। तो 23 सितंबर तक देखेंगे दिन बहुत बड़ा रहता है। फिर धीरे धीरे हमारा क्या होगा कि शाम होने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि बढ़ती रहती है। जैसे हम ध्रुव पे बढ़ेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे हमारा जो पृथ्वी है यहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ठीक है, तो जो ध्रुव पे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या है कि दिन की अवधि भी बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा रोशनी है कवर करेगा। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूर्य, जैसे यहाँ पे सूर्य है मान लीजिए, तो सूर्य यहाँ पे पड़ा है, तो एक साइड पे हमेशा पड़ता ही रहेगा, या यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, तो यहाँ पे रोशनी ही पड़ती रहेगी, यहाँ पे रोशनी ही पड़ती रहेगी, तो यहाँ पे 6 महीने दिन ही होता है। 23 सितंबर से 2 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे से अधिक समय का होता है। अब देखिए 23 सितंबर से 2 मार्च, देखिए उल्टा, 21 सितंबर से 23 सितंबर, 23 सितंबर से 2 मार्च। इसमें कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का बहुत समय होता है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का समय बहुत ज़्यादा होता है, 12 घंटे का। तो इसी कारण हमारा कि पूरे दिन रात की स्थिति बनती रहती है। अब देखिए कैसे 12 घंटे से अधिक समय का होता है, तो जब 12 घंटे से अधिक समय का जब होगा हमारा, तो मतलब हम लोग तो उत्तरी गोलार्ध में हैं,
हमारा जो है कि इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है, तो वहाँ पे क्या होगा कि रातें बड़ी होने लगेंगी 23 सितंबर से 2 मार्च तक। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि बढ़ती है। जैसे दक्षिणी ध्रुव ध्रुव पे हम लोग जैसे पढ़ेंगे नॉर्थ साउथ, इधर हम जब पढ़ेंगे तो इस तरह दक्षिणी ध्रुव पे व उत्तरी ध्रुव दोनों पे 6 माह तक दिन में 6 माह तक रात रहती है। तो यहाँ पे भी 6 माह तक दिन रहता है, यहाँ पे भी 6 माह तक दिन रात रहता है। ठीक है, ये स्थिति बनती है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ऋतु परिवर्तन क्या होता है। पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पे घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है। देखिए यही बात है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे भी तो घूमती रहती है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा भी करती रहती है। लट्टू देखें, लट्टू जैसे कि अपने अक्ष पे मतलब एक स्थान पे भी घूमता रहता है, लेकिन आगे पीछे भी चलता रहता है। अतः सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, ये तो समझ के बाद। पृथ्वी के परिक्रमण में के 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं। इसके परिवर्तन से ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक, 21 जून की स्थिति। 21 जून को क्या होता है, जैसे आप लोग अब कल्पना करिए कि वो गर्मी का समय, इस समय सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। कर्क रेखा जो है हमारा, उसके लंबवत चमकता है। इस स्थिति में ग्रीष्म आयनांत कहते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। 21 मार्च के बाद जो है सूर्य का उत्तरायण होने लगता है तथा उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है। उत्तरी गोलार्ध में जो है हमारा दिन की अवधि बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ नॉर्थ साउथ, जिससे वहाँ ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। अब जैसे ग्रीष्म ऋतु 21 मार्च के बाद, अब सोचिए 21 मार्च के बाद हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु आ ही जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक होती है, 21 जून को। ठीक है, देखेंगे कि 21 जून को बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। ठीक है, और दिन भी बहुत बड़ा होता है। देखिए 22 सितंबर की स्थिति क्या है, 22 दिसंबर। इस समय सूर्य मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। मकर रेखा जो है हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इस स्थिति को शीत अनयांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी एवं रातें छोटी होती हैं। जब हमारा दिन की अवधि जब लंबी होने लगेगी और रातें जब छोटी होने लगेंगी, तो मतलब ये साउथ की बात कर रहा है। दक्षिणी गोलार्ध जो है, सूर्य के दक्षिण गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है। 23 सितंबर जब हमारा आता है, 23 सितंबर के बाद हमारा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चला जाता है। 22 दिसंबर इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठीक विपरीत स्थिति देखी जाती है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य 21 मार्च तक विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य 21 मार्च तक विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। एक बात आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब एक स्थिति और बनती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इक्कीस मार्च से 23 सितंबर की स्थिति, इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। अतः दिन रात बराबर होते हैं।
मतलब क्या कह रहा है कि विषुवत रेखा पे लंबवत चमकने लगता है। इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। मतलब जब ये बीचों बीच आ जाता है तो आधे आधे भाग में सबसे ज़्यादा प्रकाश मिलने लगता है। अतः दिन रात इसमें बराबर होते हैं 21 मार्च से 23 सितंबर तक। ठीक है। इस समय दिन व रात की अवधि बराबर ऋतुओं की समानता के कारण इसे विषुवत कहते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुवत और 23 दिसंबर को शरद विषुवत कहा जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 21 मार्च और 23 सितंबर, तो इसको बसंत विषुवत कहते हैं, इसे शरद विषुवत कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ कन्फर्म हो गया। अब हम लोगों ने क्या क्या चंद्र ग्रहण मैंने बता ही दिया है, गति भी बता दी। अब हमारा आता है टॉपिक है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा देखिए क्या होता है। ज्वार भाटा सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण सब चीज़ में होता है, ठीक है, सूर्य में, चंद्रमा में। तो इसके कारण क्या होता है कि जो समुद्र का जल जो है वो ऊपर गिरने लगता है, उठने लगता है, गिरने लगता है। तो इससे क्या होता है कि पानी जब ऊपर उठेगा तो इसी को ज्वार कहते हैं, और जब नीचे जाने लगता है तो इसे भाटा कहते हैं। इससे उत्पन्न तरंग को त्वरित तरंग कहते हैं, जिसे इसका तरंग वेव जो उत्पन्न होता है, जैसे देखिए इस तरह से उठा, पहले देखिए यहाँ ज़मीन से पानी ये उठा, फिर ये नीचे गिरा, फिर इसके बाद थोड़ा सा उठेगा, फिर ये यही त्वरित तरंग कहलाता है। यद्यपि सूर्य एवं चंद्रमा से बड़ा है, यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बड़ा है, तथापि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दोगुना है। तो जैसे जो जितना बड़ा रहेगा उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ही ज़्यादा रहेगी। इसका कारण सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूरी होता है। ठीक है, देखिए यही कह रहा है कि जैसे कि सूर्य बहुत दूर है, ठीक है, चंद्रमा हमारा नज़दीक है। तो जो बड़ा इसमें यहाँ पे देखिए बड़ा छोटा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। चंद्रमा हमारा जैसे नज़दीक है तो उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि सूर्य बहुत दूर है, बड़ा तो है लेकिन फिर भी दूरी है। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पे 2 बार ज्वार भाटा आता है। मतलब 24 घंटा जब हमारा होता है, मतलब एक दिन में 2 बार आएगा, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में जब होंगे तब उसी समय होता है। तो इस समय उनकी सम्मिलित आकर्षण बल के परिमाण स्वरूप दीर्घ ज्वार भाटा का अनुभव किया जाता है। जब तीनों एक ही जगह पे होंगे तब वहाँ पे क्या है कि उन लोग का सम्मिलित एक साथ आकर्षण बल लगेगा, सूर्य का भी लगेगा, चंद्रमा का भी लगेगा, तो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने लगता है। मतलब पृथ्वी का पानी ऊपर को आने लगता है। यह स्थिति मिजिक कहलाती है। जो यह स्थिति है इसको मिजिक कहते। ऐसा पूर्णमासी एवं अमावस्या को होता है। अमावस्या और पूर्णमासी को देखेंगे ज्वार भाटा बहुत ज़्यादा आने लगता है, तो यही स्थिति होती है। देखिए आगे मैं बताता हूँ आपको। गुरुत्वाकर्षण एवं अपकेंद्रीय बलों के प्रभाव के कारण प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए, किंतु यह प्रतिदिन लगभग 26 मिनट देरी से आता है। इसका कारण चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। मतलब
जैसे दो, मैंने अभी बताया कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है, लेकिन इस हिसाब से तो 12 घंटे में एक बार आना चाहिए, ठीक है, 12 घंटे के अंतराल पे। लेकिन 26 मिनट की ये देरी से आता है। ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कितनी देरी से आता है। तो 26 मिनट की देरी पे आता है। क्यों? क्योंकि जैसे पृथ्वी और चंद्रमा कभी कभी उनका जो गति है वो दोनों गति करते रहते हैं। जब एक सीधी रेखा में आएंगे तभी तो होगा। तो कभी कभी होता है कि वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है तो पृथ्वी थोड़ा सा आगे निकल जाता है। कनाडा के वार्षिक न्यू ब्रिस्कस तथा नोवा स्कोशिया के मध्य स्थित फंडी की खाड़ी में ज्वार भाटा की ऊंचाई सर्वाधिक 15 से 18 मीटर की होती है। 15 से 18 मीटर का ज्वार भाटा यहाँ आता है, जबकि भारत में आया मात्र 2.7 मीटर का होता है। ठीक है, वहाँ जो हमारा है नोवा स्कोपिया एक जगह है कनाडा में, वहाँ 18 मीटर का ज्वार भाटा आता है। लेकिन अभी तक जो भारत है वहाँ पे 2.7 मीटर का ही सबसे ज़्यादा आया है। इंग्लैंड के दक्षिण तट पर स्थित साउथ साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार आता है। इंग्लैंड का एक दक्षिण तट है जहाँ साउथहैम्पटन नाम है, वहाँ पे प्रतिदिन 4 बार हमारा ज्वार भाटा आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर तथा 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर पहुँचते हैं। देखिए इंग्लिश चैनल सबसे बड़ा चैनल है। ये क्वेश्चन मैं आपको जब जीएस पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर दोनों मतलब एक ही पास हैं। तो मतलब एक बार मतलब कि इंग्लिश चैनल के कारण आता है और एक बार उत्तरी सागर के कारण आता है विभिन्न अंतराल पे। तो मतलब दिन में 4 बार हो जाते हैं। अब देखिए ज्वार भाटा का क्या है, कुछ नियम दिए गए थे कि इसके कारण ज्वार भाटा आता है। पहला है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत। जैसे सब लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। लाप्लास का गतिक सिद्धांत जो न्यूटन ने सिद्धांत दिया था वो 1687 में दिया था। लाप्लास का जो गतिक सिद्धांत है वो 1756 में दिया था। और हैवल का प्रमाणित तरंग सिद्धांत प्रमाणिक है ये प्रामाणिक हैवल का प्रामाणिक तरंग सिद्धांत 1833 में एरी का नहर सिद्धांत और हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत, ये सबसे नया है, अभी न्यू है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति की ज्वार भाटा की उत्पत्ति की संकलना यही देखिए 4-5 नियम के अनुसार हमारा ज्वार भाटा आता रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा पृथ्वी की गति के कारण हम लोग पढ़ लिए क्या क्या। देखिए पृथ्वी की गति हमारी घूर्णन गति होती है, वार्षिक गति होती है, दैनिक और वार्षिक होती है, ठीक। और दिन रात हम लोगों ने पढ़ लिया, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, ज्वार भाटा कैसे आता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में और कुछ कैसे हमारा कहाँ कौन सा देश है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।
और कैसा लगा मेरा आज का वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।